नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अभी तक देख रहे थे प्रधानमंत्री का भाषण। बंगाल में खेला नहीं, सिर्फ बंगाल में ही खेला नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में भी खेला होबे और मुंबई में तो जबरदस्त खेला होबे। परमबीर की चिट्ठी पर बोले शरद पवार। बड़ी खबर, परमबीर के आरोप गंभीर, लेकिन सबूत नहीं दिए। शरद पवार ने कहा वाजे की नियुक्ति सीएम गृह मंत्री ने नहीं, कमिश्नर ने की थी। शरद पवार ने कहा परमबीर ने यह नहीं बताया कि पैसे कहां गए। शरद पवार ने बताया। मैं सीधे चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुमार कुंदन, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब उन्होंने दिया है परमबीर की चिट्ठी का सीधे तौर पर, लेकिन उन्होंने कई फैक्ट्स सामने रखे हैं। क्या क्या और इंफॉर्मेशन है? देखिए, सबसे पहली बात तो अब तक ये थी कि जो परमबीर की चिट्ठी थी उसमें कई सारी बातें थी और शरद पवार ने यह कबूला कि परमबीर से उनकी मुलाकात हुई और परमबीर ने ये उन्हें बताया कि परमबीर के डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो ये एक पूरे मामले पर एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार शरद पवार ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था और उसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर परमबीर की चिट्ठी को लेकर शरद पवार ने जिस तरीके से बातें की उसमें उन्होंने साफ कहा कि एक जांच होनी चाहिए और जांच के लिए उन्होंने एक अन्य अधिकारी का नाम लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जांच जो है अनिल देशमुख के गृह मंत्री होते हुए हो सकती है या उसको हटा के हो सकती है। इस पर भी उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री को लेना है और उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई थी। आगरा से जब वो दिल्ली लौट रहे थे, इस बीच आज उनकी बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो है वो एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही इस पूरे मामले पर फैसला होगा। इसका आप जो मतलब बता रहे हैं कल एक मीटिंग होगी, ये कौन सी मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं आप कुमार कुंदन? कल जो कौन सी मीटिंग है? कल की मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से कुछ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत भी दिल्ली आ रहे हैं। तो शरद पवार का साफ कहना था कि जो सरकार है उसमें कई सारे घटक दल हैं, तो उन घटक दल के लोगों को बुलाया गया है और उनके साथ पूरे मिलजुल कर आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाने जा रहा हूं, आप बने रहिए। आइए, शरद पवार ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा प्ले करें इसको। शरद पवार, परमबीर की जो चिट्ठी हुई उसके बाद शरद पवार का जो यहां पर ब्रीफिंग हुई है, तबादले के बाद क्यों बोले, चिट्ठी पर साइन क्यों नहीं है, चिट्ठी पर साइन क्यों नहीं है, शरद पवार ने सवाल उठाए। फिर परमबीर से एंटीलिया केस पर बात हुई, 100 करोड़ वसूली की बात हास्यास्पद है, ये उन्होंने कहा है। ये सारे फैक्ट्स मैं चाहूंगा शरद पवार और जो उनकी ब्रेकिंग है उसी के साथ में सीधे चलूंगा। हमारे खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। यहां पर सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान है आपके सामने मेरे साथ आपको दिखा रहा हूं, फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह सर हमारे साथ है। सर, माफी चाहूंगा आप सभी को इंतजार कराने के लिए, प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा था वहां से। और मेरे साथ कल जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और अब मुंबई में पॉलिटिकल वैक्सीन के ऊपर चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे अशोक वानखेड़े जी से। स्वागत है अशोक जी आपका मेरे साथ। तो मेरे साथ है विकास गुप्ता सर, सीनियर लॉयर, और यहां पर क्राइम भी है, पॉलिटिक्स भी है, मिस्ट्री भी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी है। सारी चीजों पर सबसे न्यूट्रल जवाब मैं विकास सर से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अश्विनी आपके सामने मुंबई से, देखिए अश्विनी है, शिवांगी है, जितेंद्र जो अभी वहां पे पैरा ड्रॉप किए गए हैं, और कुमार कुंदन यहां पर पॉलिटिकल सारी जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन मैं अशोक वानखेड़े सर से। सर, शरद पवार जी सामने आए, उन्होंने काउंटर दिया है और उन्होंने काउंटर दिया है परमबीर का। यह बहुत बड़ी बात है, खासकर यह देखते हुए कि शरद पवार एक बहुत ही गार्डेड, बहुत ही वेटरन और बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन। देखिए, सरकार पे हमले बीजेपी कर रही है, किसी ना किसी को सामने आना था, शरद पवार आ गए। शरद पवार खास तौर पर इसलिए भी आए क्योंकि उनका नाम पूर्व कमिश्नर ने लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी शरद पवार जी से और अजित पवार जी से भी बात हुई, मुख्यमंत्री से भी बात हुई, ये 100 करोड़ का जो कलेक्शन है उसके बारे में। शरद पवार जी ने कहा कि मेरे से उनकी बिल्कुल बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा सुना मैंने, और ये क्यों हो रहा है, मैं इसमें कोई मेरी गलती नहीं थी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना बोला, लेकिन ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बोला। शरद पवार की बातों से एक बात तो तय है कि गृह मंत्री का इस्तीफा कल होने जा रहा है, ऐसा सुनिश्चित मानना चाहिए। क्योंकि नासिक में आज संजय राउत है, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट में बहुत सारा फेरबदल किया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल हो गए सरकार को, हमको फिर से एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए और यदि कोई गंभीर आरोप लगते हैं, उसकी यदि होती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है टॉपिक उसका देशमुख का जाना करीब करीब तय है।
देशमुख का जाना तय इसलिए भी है कि पहले भी एनसीपी में जब इसके पहले जब एनसीपी और कांग्रेस की सत्ता थी, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, तब अजित पवार पे बहुत सारे आरोप लगाए थे सिंचर घोटाले में। तुरंत अजित पवार ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद व्हाइट पेपर रिलीज हो गया और फिर अजित पवार वापस आ गए। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे ही कुछ पार्टी की क्रेडिबिलिटी या पार्टी की जो छवि है सरकार की, थोड़ी मुझे लगता है सुधरने का चांस है। बाकी ये जो है कि कमिश्नर ने किया, मुख्यमंत्री ने बोला नहीं, गृह मंत्री ने बोला नहीं, ये इतना बड़ा मजाक है। पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस स्टेशन में हवालदार की भी जो ट्रांसफ़र है, और महाराष्ट्र में पूना, मुंबई जो बड़े बड़े लैंड वाले एरिया है, वहाँ तलाठी की भी ट्रांसफ़र सीधा मंत्री करता है, ये सारी दुनिया जानती है। मुझे ये भी पता है जब बीजेपी की सरकार थी तो कुछ ट्रांसफ़र दिल्ली से हुआ करते थे सब इंस्पेक्टर लेवल के, क्योंकि पैसा बहुत है और एक एक ट्रांसफ़र में यदि 50-50 लाख रुपए है तो कोई भी इसमें हाथ डालेगा। तो ये कहना बहुत ही हास्यास्पद है कि मंत्री ने नहीं बोला होगा। वजह का वापस आना ये सिर्फ कमिश्नर का रिजल्ट नहीं हो सकता, ये कमिश्नर की डिसीजन नहीं हो सकती। कमिश्नर ने बाकायदा बोला इस खबर पर मुंबई से लेना है। अशोक वानखेड़े जी का ये कहना है, अश्विनी, अनिल देशमुख का जाना लगभग तय है। वेरी क्विक रिएक्शन अंदर खाने, वहां से क्या खबर आ रही है, और उसके बाद मैं एक ग्राफिक्स के, मैं ब्रेकिंग ही चाहूंगा रखें, ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा विक्रम सर के पास। तुरंत बताइए मुझे। जी देखिए, जिस तरह से जिस दिन परमवीर सिंह का तबादला हुआ उसी दिन से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि गृह मंत्रालय का भी जो है फेरबदल किया जाएगा, गृह मंत्रालय में किसी दूसरे नेता को बैठाया जाएगा। और इसमें सबसे आगे चल रहे हैं जयंत पाटिल, जो इसके पहले भी 26/11 जब आतंकी हमला हुआ था 2008 में, आर पाटिल को हटाने के बाद उन्हें गृह मंत्रालय का जो है पदभार दिया गया था और उन्होंने काफ़ी बखूबी गृह मंत्रालय चलाया भी था। ऐसे में बहुत ज़्यादा मुमकिन है कल जो बैठक होने वाली है, वो बैठक दरअसल आज होनी थी, लेकिन देर पहुँच रहे हैं अजित पवार और जयंत पाटिल। इन दोनों के साथ कल शरद पवार की बैठक होगी, साथ ही संजय राउत की बैठक होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि जयंत पाटिल को ये पदभार दिया जाए। और जिस तरह से मेरे साथ बन रही है, अब ये आपने जो यहाँ पर एक नई नई चीजें मुझे बताई हैं, इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा। यानी कि अभी तक का जो हमारा शो है उसमें अशोक सर ने जो बात कही है, गृह मंत्री का जाना लगभग तय लग रहा है। वहां पर अश्विनी बता रहे हैं कि कल की बैठक में शायद इस पर चीज हो जाएगी। लेकिन मैं सीधे चलूंगा विक्रम सर के साथ। जरा फ्रेम में वो ग्राफिक्स दिखाइए जो अभी अभी हमने सवाल खड़े किए। विक्रम सर, 3-4 पॉइंटर्स हैं जो मेरे सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं। तबादले के बाद क्यों बोले, चिट्ठी पर साइन क्यों नहीं किया, परमबीर से एंटिलिया केस पर बातचीत हुई और इस पर बातचीत नहीं हुई, सचिन वाजे वाले इशू पर 100 करोड़ वसूली की बात है, हास्यास्पद है। सर, ये पुलिस ऑफिशियल एक जो अश्विनी ने आज बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी सुबह, एक ऐसा ऑफिशियल जिसका ट्रांसफर हुआ है, रिटायर नहीं हुआ है, उसने सवाल उठाए और वो कोई हल्के में सवाल खड़ा नहीं करेगा। विक्रम सर। निशान जी, ये आवेदन पत्र वाकई आपने सही कहा, पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी ने दिया है। ये आवेदन पत्र है और ईमेल में दस्तखत होने का वैसे भी कोई प्राविधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब परमवीर ने कह दिया कि उनके द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया था तो कम से कम इस बिंदु का पटाक्षेप हो जाता है। नंबर 3, पहले ही कहा कार्रवाई तो बाद में पहले ही आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि आरोप गंभीर हैं, इसकी हम सीबीआई जांच कराएंगे, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। इसके अलावा तबादला ऐसे गंभीर आरोपों में आप देखें इस मेज के 4 टांगे। पहली टांग अंबानी के घर के बाहर बम का लगना, नंबर 2 मनसुख की हत्या, नंबर 3 इस तरीके की वसूली की बातें, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना। ये जो आवेदन पत्र है, ये मात्र आवेदन पत्र है, चार्जशीट नहीं है कि उसमें मेमो ऑफ एविडेंस भी लगाया जाएगा। मेमो ऑफ एविडेंस लगता है चार्जशीट में। तो आपको अगर चाहिए तो गंभीर कि हम इस बात की गहराई में जाएंगे, तह तक जाएंगे और 72 घंटे में जाएंगे, तब आपकी बात में विश्वसनीयता आती। अभी तक आपने जो कहा और जो अनकहा छोड़ दिया, संदेश ये जा रहा है कि लीपापोती करके कालीन के नीचे आप इसको डाल देंगे, होना हवाना कुछ नहीं है। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने अभी तक ये नहीं कहा कुछ भी कि आप इंक्वायरी करवाएंगे। आपने कहीं नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, आप बस मीटिंग कर रहे हैं। आइए, एक बड़ा सवाल मैं यहां पर लेने जा रहा हूं, आइए सीधे यहां पर खड़ा करते हैं। बड़ा सवाल यह है जो हम सबके सामने है, बड़ा सवाल यह है, जरा इसको दिखाएं। क्या परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी या अनिल देशमुख उनका सफाया होगा, जो अभी अशोक सर ने एक एंगल ऐड किया है। लेकिन इसके बाद जरा ग्राफिक्स बताइए, सिचुएशन क्या है महाराष्ट्र की, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। आइए दिखाएं, वो जो सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसको जरा समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा का जो गणित है उसको देखें आप। बीजेपी 105, शिवसेना 56, बीजेपी 105, शिवसेना 56, एनसीपी
54। ये अभी का निर्दलीय की बात की जाए तो 13, अन्य 16। ये अभी का इक्वेशन चल रहा है और कांग्रेस 44। ये अभी तक का इक्वेशन चल रहा है। मैं चाहूंगा सीधे यहां से मैं चलूंगा सीधे अशोक सर के पास में आऊंगा। अशोक सर, वेरी क्विकली, अनिल देशमुख वो जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं, गृह मंत्री जाएंगे, सरकार को कितना बड़ा खतरा है? अनिल देशमुख सरकार को बिल्कुल खतरा नहीं। देखो, सरकार इन आरोपों पे नहीं गिरती, सरकार हमेशा नंबर्स पे गिरती है और अभी नंबर है, सरकार के पास नंबर है, क्योंकि वहाँ कोई भी अभी चुनाव नहीं चाहते, इवन बीजेपी के लोग भी चुनाव नहीं चाहते। इसलिए ये एक स्कोरिंग पॉइंट होगा बीजेपी के लिए कि हमने इसके पहले संजय राठौड़ का इस्तीफा करवाया, अब गृह मंत्री का इस्तीफा करवाया। इसके पहले भी उन्होंने मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अजित पवार का इस्तीफा लेने के बाद भी ऐसे ही स्कोरिंग पॉइंट हुआ है। लेकिन ये जो बात कही रही है शरद पवार जी ने, शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से यदि आप सुने तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी, सरकार देखेगी, गंभीर आरोप है, ये उन्होंने कहा। अब इंक्वायरी कैसे होगी? सबसे पहले उनको गृह मंत्री को हटाना है, क्योंकि गृह मंत्री को होते हुए, देशमुख होते हुए इंक्वायरी हो नहीं पाती। उसके बाद इंक्वायरी क्या होगी, कैसी होगी, वो देखना है। ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की कि उन्होंने कहा कि वो जो सांसद थे बीजेपी के जिन्होंने आत्महत्या की, उस इशू पे भी उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया। तमाम बातों पे एक बात तो बड़ी क्लियर है, सरकार को कोई खतरा नहीं। जहां तक सवाल है बीजेपी, लेकिन सर इसको ऐड करने में, लेकिन जो वहां पर लेकिन यदि बार-बार हाँ, मैं आपको बार-बार सरगर्मियां हैं। शिवांगी के पास में आ रहा हूं, मेरे पास एक खबर है सर, करना चाहती है। महाराष्ट्र में 16 महीने की गठबंधन सरकार में फिर से तनाव आ चुका है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद शिवसेना और एनसीपी आमने सामने है। एनसीपी ने कहा अनिल देशमुख को हटाने का सवाल नहीं होता है। शिवांगी मेरे साथ है। शिवांगी, इन दोनों में खटास चरम पर है और अभी वहां पर जो अलग अलग लोग मौजूद हैं उन सबका यह कहना है कि एक बार तनाव की स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल निशान, तनाव तो है ही। और अगर हम इस पूरे खेल को देखें, ड्रामा को देखें, तो इसमें कांग्रेस अलग थलग चल रही है। सीधे सीधे एनसीपी और शिवसेना में टसल है, साफ तौर पर टसल है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहाँ है? जिस दिन से ये पूरी घटना घटी है, लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि क्यों आखिर मुख्यमंत्री आकर बयान क्यों नहीं देते। शरद पवार, हमेशा कहा जाता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार पर्दे के पीछे से वो चलाते हैं, और शायद यही वजह रही है कि आज दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास आघाड़ी की तरफ से बयान जारी किया, क्योंकि उनका भी नाम था कहीं ना कहीं परमबीर ने जो आरोप लगाए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो लगातार कोरोना जैसे मामलों पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की जनता से जुड़ते हैं, वो कहाँ पर हैं? उनकी ओर से कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया, और यही कारण है कि अंदरूनी जो कलह है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गई है। निशांत, आपको एक बेहद अहम बात बता दूं, जिस दिन ये घटना घटी थी और सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन अंदर खाने से ये बात आई थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें एनसीपी की ओर से कहा गया था कि परमबीर सिंह को हटाया जाए। तो वहीं शिवसेना ने कहा था कि अगर परमबीर सिंह को हटाया जाता है तो होम डिपार्टमेंट संभाल रहे अनिल देशमुख को क्यों नहीं हटाया जाए। और तब से ही ये पूरी कहानी जो है शुरू हुई है। ऐसे में एनसीपी की ओर से कहा गया कि अगर अनिल देशमुख जाते हैं तो एनसीपी दागदार होगी, जबकि परमबीर जाते हैं तो पुलिस महकमे पर सवाल उठेंगे, ना कि शिवसेना पर। आप देख लीजिए, पूरा सीन यहाँ पर है, फिल्मी ड्रामा चल रहा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी में आप मेरे साथ शिवांगी बने रहिए, लेकिन कौन क्या कहता है, इस पर नजर रखना होगा। मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूं। आइए जरा यहाँ पर लीगल एंगल पे मैं बातचीत जरूर करूंगा विकास सर से, लेकिन एक मिनट जरा कुछ फैक्ट्स दिखाएं, प्ले करें इसको। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक कहानी है, इसको देखिए आप। एंटिलिया केस में परमबीर की चिट्ठी ने, देखिए, एंटिलिया की फांस शिवसेना को चुभ गई है, नंबर 1। नंबर 2, परमबीर की चिट्ठी ने शिवसेना की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को फिर से संकट में डाल दिया, ऐसा लगता है। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। वैसे शिवसेना शुरू से ही खुलकर परमबीर सिंह के समर्थन में दिखाई दे रही है। अब ये समझ लें आप, कोरोना काल में मुंबई के पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज लेने पर सामना ने परमबीर सिंह की तारीफ की थी, नंबर 1। नंबर 2, परमबीर को हटाए जाने के बाद सामना ने सीधे तौर पर लिखा था कि हटाने का मतलब यह नहीं कि वो आरोपी हैं। फिर देखें आप, महाराष्ट्र विधानसभा में एंटिलिया केस पर चर्चा के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी ने कई सवालों को जन्म दिया था। चर्चा के दौरान सीएम ने शिवसेना के एक वरिष्ठ मंत्री को पक्ष रखने के लिए कहा था। सदन का नेता होने के नाते सीएम उद्धव ठाकरे को खुद चर्चा में शामिल होना चाहिए था। सूत्रों का मानना है कि एनसीपी के नेता इस बात से नाराज थे कि वाजे को शुरुआत में सस्पेंड नहीं किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वाजे पर उनका रवैया लचीला नहीं है, वाजे कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, यह उद्धव ठाकरे ने कहा था। और अनिल देशमुख का कहना था कि परमबीर का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि एंटिलिया केस की जांच में कई खामियां थीं,
एंटीलिया जांच पर अनिल देशमुख का यह बयान शिवसेना के घाव पर नमक के जैसा था। ये सीधे सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ मैं विकास सर के पास आऊंगा एक बहुत क्विकली। विकास सर, लीगल एंगल तो है ही, लेकिन मैंने आपको कई बार एज अ गेस्ट हमने पॉलिटिकल कमेंटेटर भी इनवाइट किया है। अभी के जो हालात हैं, अभी की जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है, वो ये है कि क्योंकि इलेक्शन में नहीं जा सकते इसलिए साथ रह रहे हैं, लेकिन साथ रहने का इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं और इनके जो गुण होते हैं, जैसे लड़का वर और वधू के गुण मिलाए जाते हैं, इनके कोई गुण नहीं मिल रहे, ये साफ हो चुका है। निशांत, अगर आपको याद होगा पिछले साल सुशांत सिंह के केस में भी एक अटेम्प्ट किया गया था कि महाविकास अघाड़ी की सरकार को किसी न किसी तरह से कटहरे में ला करके गिराने का एक प्रयत्न किया गया, और इस बात को भूलना नहीं चाहिए। माना कि जो आरोप है वो गंभीर हैं, अनिल देशमुख को रिजाइन टेम्परेरीली करके एक इंक्वायरी कमेटी बिठा करके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कल से आज तक नहीं उठाई गई निशांत जी, वो ये है कि आरोप यह आया कि 1750 रेस्टोरेंट और बार से 3-3 लाख रुपए महीना इकट्ठा किया जाएगा। क्या आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये कहीं पे भी क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाला इंसान पे अगर ये कोई आरोप पे सामने आए तो कहीं पे भी ये हास्यास्पद लगता है या नहीं लगता? मैं अवश्य कहूंगा लगता है। क्यों? क्योंकि ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि आप बंबई में 1750 छोटे बड़े पब और बार में घूमे और 36 लाख रुपए साल के इकट्ठे करके ले आए। मतलब काफी अजीब सा आरोप लगता है। और अगर इसकी प्रिपरेशन में या कोई चीज हुआ भी थी, उसका सबूत अगर विक्रम सिंह साहब ने कहा कि चार्जशीट तो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन आएगी, लेकिन प्राइमा फेसाई अगर कोई आपके पास एलिगेशन आप लगा रहे हैं तो उसका कुछ तो मटेरियल होना चाहिए जो कि परमबीर सिंह को, सीएम को या किसी को, या उन्होंने प्रेस के सामने भी बात करने को मना करा, तो मुझे लगता है ठीक है इस बात, क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं क्योंकि आपने ये बात रखी है विकास सर। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में बड़ा दावा किया है, अनिल देशमुख से जुड़े विवाद की जानकारी शरद पवार को दी थी। परमबीर सिंह ने यह कहा है। सीएम उद्धव ठाकरे को भी अनिल देशमुख के बारे में बताया था, परमबीर सिंह ने यह कहा है। सरकार के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को भी जानकारी दी थी, परमबीर सिंह ने कहा है। चलूंगा, जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, परमबीर सिंह ने यह कहा कि उन्होंने सबको पहले से इन्फॉर्म कर रखा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है, आपने इन्फॉर्म कर रखा था लेकिन आपने इसका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुलासा तब किया जब आपका ट्रांसफर हुआ है। यह अपने आप में कई सारे डाउट्स क्रिएट करता है। बिल्कुल सही सवाल है निशांत, कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट जरूर होंगे, क्योंकि ये वही परमजीत सिंह है जिन्होंने जिस वक्त सचिन वजे सस्पेंड चल रहे थे, उन्होंने ही कोरोना काल के दौरान इनकी वापसी महाराष्ट्र पुलिस के अंदर करवाई थी। और ख़ास बात यह है कि इन्हीं के रिज्म के अंदर वो सीआईए जैसी यूनिट के अंदर तैनात थे, और वही बताया जाता है कि चीफ और बेहद करीबी थे अनिल देशमुख के। अब जब सस्पेंशन हो गया उसके बाद इस तरीके के एलिगेशन, तो कहीं ना कहीं ये साबित भी करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा पुख्ता सबूत जो परमजीत सिंह है उनकी तरफ से पेश नहीं किया गया। एक खाली अगर आप उस 8 पेज की चिट्ठी को देखें, उस लेटर को देखें, तो उसमें एक पार्ट जरूर है जिसमें एसीपी पाटिल के साथ व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया गया है। उस व्हाट्सएप चैट के अलावा जो आरोप सचिन वजे के ऊपर लगाए गए हैं उसको लेकर कोई पुख्ता तौर पर नहीं बताया गया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोप हैं वो बेहद अहम है। आरोप लगाए हैं खुद पूर्व कमिश्नर ने, परमजीत ने, और आरोप लगे हैं सचिन वजे पर जो अनिल देशमुख के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर हम बात करें इस पूरे मामले में एनआईए की, तो अब तक एनआईए का भी साफ तौर पर कहना है कि तफ्तीश में ये बात साफ हो चुकी है कि जो सचिन वजे है वो लगातार अनिल देशमुख के संपर्क में था। खास बात यह है कि जिस वक्त एंटीलिया केस की जांच हो रही थी उस दौरान भी कई फोन कॉल्स के जरिए बातचीत की गई है। तो इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है अब अनिल देशमुख तक भी पहुंचेगी। जी, आप जो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में अनिल देशमुख तक भी जा रहे हैं, अश्विनी क्विक रिएक्शन इस पर। जी देखिए, जांच का जो दायरा है वो सब तक जाएगा। परमवीर सिंह से भी पूछताछ होगी, और यही वजह है कि आज अनिल देशमुख ने ये बात साफ भी कही कि कहीं ना कहीं जो उसका लिंक है वो परमवीर सिंह तक जा रहा था, और यही वजह है कि परमवीर सिंह अपने आप को बचाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं, तो अब ये एनआईए इस बात की भी जांच करेगी कि एंटीलिया जो कांड हुआ
क्या ये पैसे की लेन देन के लिए हुआ, क्या पैसे की उगाही के लिए हुआ, और ये जो 100 करोड़ वाली बात है क्या उससे एंटीलिया कांड का लिंक है, ये सब कुछ जांच के दायरे में आएगा और एनआईए हर चीज़ पर पुख्ता तौर पर सबूत जुटाएगी और उसी आधार पर हर किसी से पूछताछ करेगी। जी बता रहे जानकारी मैं सीधे यहां पर चलूंगा एक क्विक रिएक्शन में विक्रम सर से लेने से पहले परमबीर सिंह की चिट्ठी में जो जो आरोप लगे, आइए जरा बिग वॉल पर आइए दिखाता हूं मैं एक बार ये जो जो जानकारी हमारे पास आ रही है, आइए जरा इसको प्ले करें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहां पर ये जो जानकारी है इसको समझना, अनिल देशमुख सचिन वाजे के जरिए वसूली कराते थे, परमबीर सिंह का यह आरोप है। नेक्स्ट चेंज करें, अनिल देशमुख वाजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली को कहा गया। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर वाजे को बार, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यापारियों से वसूली करने को कहा गया। नेक्स्ट चेंज करें, कई मामलों की मनमानी जांच कराने के निर्देश देते थे। शरद पवार सीएम को अनिल देशमुख से जुड़ी जानकारी दी थी, दोनों को दी थी जानकारी। मैं सीधे चलूंगा विक्रम सर के पास सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। सर मुझे एक बात बताइए सर, कोई सीनियर रैंक ऑफिसर, देखिए ये सवाल तो बनता है कि वो उनका जो ट्रांसफर हुआ उसके बाद ही उन्होंने सवाल उठाए, ये बड़ा वैलिड से सवाल है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे सबके सामने आती है वो ये है कि कोई सीनियर रैंक ऑफिसर अगर ऐसे सवाल उठा रहा है एंड वो एक्टिवली अभी सर्विस में है, तो क्या प्रोसीजर कहता है, क्या रूल बुक कहती है? क्योंकि हमें तो इस बात का डर लग रहा है कि अब कहीं उनको हटा ही ना दिया जाए। निशान जी, दो बातें हैं। पहली चीज, अगर जेल के शातिर अपराधी ने भी कोई दरखास्त दी है और यह कहा है कि इसमें एक अपराध घटित हुआ है, लॉ ये कहता है कि अपराध पंजीकृत करके विवेचना किया जाए, रजिस्टर अ केस एंड इन्वेस्टिगेट। आपने बिल्कुल सही कहा, टाइमिंग इज एवरीथिंग। गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स और आईपीएस कॉन्डक्ट रूल्स में यह है, अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार में आपकी जानकारी में आए तो विसिल ब्लोअर्स एक्ट के अंतर्गत आपको चाहिए था तत्काल इसका भंडाफोड़ करके इसके बारे में कार्रवाई करते। आप पुलिस कमिश्नर थे, मुर्गी पालन अधिकारी, गन्ना विकास अधिकारी नहीं थे। आप चाहते तो तुरंत एफआईआर करा करके एक अरेस्ट की कार्रवाई शुरू कर सकते थे, आपने कुछ किया ही नहीं। ये तो बाद में जब गिरोह में भंडाफोड़ हुआ, मैं गिरोह कह रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है कि जब एक गिरोह में अलगाव होता है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रामोफोन बजने लगते हैं, वही सिचुएशन यहां पे भी आ रही है। दूसरी चीज जो एविडेंस प्रथम दृष्टया आपके सामने आए, नोट काउंटिंग मशीन, 5 लाख रुपए नगद, इसके अलावा हाई एंड 3 गाड़ियां और इसके अलावा बार वगैरह अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया और आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस है। और अगर एक्स पुलिस कमिश्नर और वर्तमान डीजी रैंक के अधिकारी ने दिया है, पहले एफआईआर रजिस्टर हो और सीबीआई को या सीवीसी के माध्यम से इसकी विवेचना होनी चाहिए। ये ना हो कि इंटरनल कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से, लेकिन इसको कह देना कि इसको हम देखेंगे, करेंगे, ये बड़ा नकारात्मक संदेश जाता है। निशान जी, आप जो बता रहे हैं सर, ये बड़ी हैरान। मैं अशोक सर मैं आ रहा हूं आपके पास। शरद पवार से मिलने पहुंचे संजय राउत, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं संजय राउत। ये जानकारी मेरे पास इस वक्त आ रही है। कुमार कुंदन के पास में चलूंगा। कुमार कुंदन, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, वो दिल्ली बेशक पहुंचे हैं लेकिन अभी शरद पवार के घर पे नहीं आए हैं। इस वक्त मैं शरद पवार के घर 6 जनपद में ही मौजूद हूं और यहाँ पे वो नहीं पहुंचे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 5 बजे वो यहाँ आ सकते हैं। शरद पवार ने भी कहा था कि संजय राउत से हमारी मुलाकात कल होनी है, लेकिन जहां तक उनका बात है वो नासिक में है और अगर दिल्ली आएंगे तो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 5 बजे तक वो यहाँ शायद पहुंचे, लेकिन अभी वो दिल्ली लैंड किए हैं, शरद पवार के घर नहीं पहुंचे हैं। आप जो बता रहे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, मैं इसको इन्फॉर्मेशन के साथ बोल रहा हूं कि वो नहीं पहुंचे, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इसको कुमार कुंदन ने कंफर्म कर दिया है। मैं सीधे चलूंगा अपनी अगली बड़ी खबर के ऊपर और बड़ी खबर ये सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी पर बोले परमबीर सिंह, मुख्यमंत्री को मैंने ही चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था लेटर ऑफिशियल ईमेल से नहीं आया। बड़ी खबर,
इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये जो खबर आप देख रहे थे आपको बताना जरूरी था, ये क्लियर कट हो चुका है। संजय राउत ने की परमबीर सिंह की तारीफ। एक बार फिर से परमबीर सिंह अच्छे अधिकारी हैं, संजय राउत ने कहा। अनिल देशमुख को इशारों में संजय राउत की नसीहत। सरकार में शामिल सभी लोगों को आत्ममंथन की जरूरत, संजय राउत ने यह कहा। मंत्री पर आरोप लगाना सरकार के लिए दुखद, संजय राउत ने यह भी कहा। अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, संजय राउत का यह स्टेटमेंट एक लोडेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जी बिल्कुल, संजय राउत वही शख्स हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई शरद पवार के साथ मिलकर। और आज पहली बार ऐसा हमने देखा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को नसीहत देते हैं नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में शामिल जितने भी घटक दल हैं उन सभी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। सरकार में शामिल मंत्रियों को ये देखना होगा कि ये जांच करने की ज़रूरत है कि उनके पैर हवा में तो नहीं, क्या वो हवा में हैं। यानी कि ये इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल आज किया गया संजय राउत की तरफ से। और ये भी कहा गया कि इस तरह से मंत्री पर आरोप लगाना बेहद ही धक्कादायक है उन लोगों के लिए, खासतौर पर जो लोग इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए थे। यानी कि खुद संजय राउत, शरद पवार, जो मुख्य तौर पर इस पूरी एनडीए सरकार का निर्माण करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लगातार शरद पवार से मुलाकात उस वक्त संजय राउत किया करते थे। हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर वो हल्ला बोल करते थे, हर रोज़ बीजेपी के बारे में वो बातें करते थे। और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना में जो दरार थी वो बढ़ती गई। और नतीजा ये हुआ कि राज्य में एक नया घटक दल सामने आया, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के रूप में एक नई सरकार की स्थापना हुई। और आज उसी सरकार को ये स्थिति आ गई है कि जो है संजय राउत को नसीहत देनी पड़ रही है। इस सरकार को हवा में नहीं रहने की बात कही जा रही है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं मैं एक बार जरा इसमें वॉल बता रहा हूं, फिर आज आपको मीटिंग्स का दौर बताने वाला हूं, क्या क्या होने वाला है। जरा प्ले करें, यहां पर इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देखें आप। जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि सरकार में शामिल सभी लोग आत्ममंथन करें, संजय राउत ने यह कहा। सभी को देखना होगा पांव जमीन पर है या नहीं। कुछ मामलों में सरकार को पहले से नजर रखनी चाहिए। ये अच्छा, ये खुद सरकार के पार्ट हैं और अगर ये ऐसी बात करें तो मुझे हैरानी होती है। नेक्स्ट, कुछ अफसरों को भी निगरानी की जानी चाहिए। सीएम ने सरकार का सम्मान मजबूती से बचाए रखा। ये मैं अब सीधे चलूंगा, मेरे सामने ये जो चीज आ रही है बहुत ही हास्यास्पद है। मैं सीधे चलूंगा। अशोक सर, मुझे एक बात बताइए, ये सरकार का हिस्सा है, ये हमेशा अपने आप को सामना का एडिटर समझ के बैठते हैं, ये अभी भी एडवाइस दे रहे हैं? सरकार का हिस्सा है भाई, बिल्कुल। यू आर द गवर्नमेंट, आप सरकार है और आप ऐसी एडवाइस दे रहे हैं। संजय राउत बड़बोलेपन के लिए बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने यूपीए का चेयरमैन बनाने के लिए शरद पवार के लिए लॉबिंग की, ऐसे कई स्टेटमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात देखनी होगी, जो देशमुख साहब है होम मिनिस्टर, उनका कोई एनसीपी में बहुत बड़ा वजूद नहीं है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी से हॉपिंग करते हुए एनसीपी में आए हैं। उनके जाने से एनसीपी को कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। दूसरी बात, शिवसेना का और देशमुख का ये बहुत पहले 136 का आंकड़ा हो चुका है, जब 10 डीसीपी की बॉम्बे में ट्रांसफर हुई और उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने स्टे दिया, फिर शरद पवार को इंटरवेन करने पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीपी कभी भी इस देशमुख के लिए अपना इज्जत का सवाल नहीं बनाएगी, क्योंकि उनको मालूम है देशमुख कोई इतना हार्डकोर नेता नहीं है और इतना बड़ा मास लीडर नहीं है जिसके वजह से पार्टी को कोई नुकसान हो। हाँ, पार्टी की छवि थोड़ी सी निखर के ही आ सकती है कि मंत्री पे जैसा अजित पवार पे इस्तीफा हुआ था वैसा इसका इस्तीफा होना। दूसरी बात, शरद पवार जब तक है, एनसीपी का कोई नेता क्या कहे, शिवसेना का कोई नेता क्या कहे, इससे कोई मायने नहीं रखते। इस पूरी इस सरकार में महाविकास आघाड़ी की शरद पवार के शब्द मायने रखते हैं। यदि शरद पवार ने बोला कि सरकार तकलीफ में है तो सरकार जाएगी, और यदि उन्होंने बोला कि सरकार नहीं जाएगी तो फिर सरकार टिकेगी, ये बात पक्की है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों से आपके आंकड़े नहीं बदलते। ऐसे आरोप प्रत्यारोप हर राज्य में हर सरकारों पे होते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं बदली, बराबर है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष यदि इस्तीफा मांगता है तो कोई गलत नहीं करता, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, ये भी शरद पवार ने बोला। तो मुझे लगता है कि जयंत पाटिल का गृह मंत्री होना और देशमुख का जाना ये कल शाम तक लगभग तय है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। बार बार कोई कह रहा था कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। सुशांत राजपूत में सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, क्या हुआ?
अभी तक नहीं बता पाए कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुई, आत्महत्या हुई। सीबीआई का प्रोसिक्यूशन रेट क्या है, जिस हिसाब सीबीआई एक वर्ग प्रशिष्ट एक सरकार के हाथ में खेलती है, ये सारी दुनिया जान रही है। इसके बाद कौन होगा ऐसा महाराष्ट्र में जो सीबीआई की इंक्वायरी मांगेगा सरकार? हाँ, इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है, ऐसी कई राज्य है जहाँ इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है। दूसरी बात, सीबीआई की इंक्वायरी महाराष्ट्र नहीं मांग सकता। उन्होंने एक अध्यादेश, उन्होंने एक ठराव पास किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई हमारे यहाँ नहीं आ सकती। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एंट्री की है और एनआईए जो रिपोर्ट लिखेगी उसमें से बहुत सारे स्केलेटन्स बाहर आएंगे। उसमें कई अधिकारी जाएंगे, कई नेताओं पे भी छींटे आएंगे। वो नेता अपने आप को कैसा बचाएंगे ये तो समय बताएगा। आप जो बता रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन जितेंद्र, मनसुख हिरेन मर्डर केस में एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने एक आरोपी को 30 मार्च तक कस्टडी में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक पुलिस वाला भी शामिल। जिसमें विनायक हैं जो कि पुलिसकर्मी, और इसके अलावा एक नरेश डेड़े हैं जो कि इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है निशांत, अब से कुछ देर पहले मेरी एनआईए के एक बड़े अधिकारी से बातचीत हुई जो कि इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर जी जितेंद्र प्लीज बताइए। ये इन दोनों से पूछताछ करेगी और इसके अलावा पूछताछ के साथ साथ जल्दी पूछताछ को लेकर कोर्ट के अंदर एक रिमांड एप्लीकेशन भी दायर करेगी। इसके अलावा एक बात और विशेष तौर पर कही जा रही है एनआईए अधिकारियों के द्वारा कि इस पूरे मामले में कई और पुलिसकर्मियों के ऊपर, यानी कि जो सचिन वजे की टीम के हैं, उन कई पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि उनका रोल मुख्य तौर पर सामने आया है अभी तक की जांच के अंदर। तो जाहिर सी बात है कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। साथ ही ये भी बताया कि जिस वक्त सचिन वजे इस पूरे मामले की एंटीलिया के पास जो विस्फोटक से भरी कार बरामद हुई, उस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे थे, उस दौरान वो कई नेताओं के संपर्क में भी थे। उन नेताओं की डिटेल भी एनआईए के पास इस वक्त मौजूद है। तो जाहिर सी बात है अब जो जांच का फलक है वो काफी बढ़ेगा, कई गिरफ्तारियां होंगी, कई नेताओं को पूछताछ के लिए इस एनआईए दफ्तर भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, मैं अगली खबर के पास आ रहा हूं। आपको बता दूं इस खबर में लीगल एंगल को लेकर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और शिवांगी के पास आ रहा हूं। अनिल देशमुख ने परमबीर को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। देशमुख ने कहा परमबीर के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। परमबीर ने भी सबूतों के साथ लिखी है सीएम को चिट्ठी। परमबीर ने चिट्ठी में व्हाट्सएप और चैट का जिक्र किया है। शिवांगी, अब मामला लीगल होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख की छुट्टी होगी जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो कल जैसे ही ये लेटर सामने आया उसके चंद घंटों बाद अनिल देशमुख के दफ्तर से एक बाकायदा आधिकारिक स्टेटमेंट है वो जारी किया जाता है, जिसमें पहले खुद को बचाया जाता है और फिर कहा जाता है कि सरकार को और अनिल देशमुख को खुद डिफेम करने के लिए परमबीर ये काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि अब मानहानि का मुकदमा जो है वो परमबीर के खिलाफ दर्ज कराएंगे। हालांकि आपको बता दें उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि परमबीर सिंह ने जो मेल किया है क्या वो सही है, तो इसकी भी कंफर्मेशन खुद परमबीर सिंह ने दी है और कहा है कि ये उनके द्वारा किया गया है। निशांत, और एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, राज ठाकरे ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोग बाकी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम कड़ी जो इस पूरे केस की है कि आखिर एंटीलिया के बाहर ये कार क्यों रखी गई, किसने रखवाई, किसने वाजे को इतनी पावर और इतनी अथॉरिटी दी कि वो कार वहां ले गया। साथ ही आपको विकास सर से लूंगा। विकास सर, लीगल इस मामले में क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? देखिए निशांत जी, अगर जो अनिल देशमुख हैं अगर वो चाहें तो अगर उनके पास उन्हें लगता है कि परमबीर सिंह की जो कंप्लेंट है, जो लेटर है वो डेफेमेटरी है, तो वो दोनों ही सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन दोनों ही फाइल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शुरुआती दौर में क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन की धमकियां दी जाती हैं। जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती है मुझे लगता है ज़्यादातर पॉलिटिशियंस इस कोर्स को फॉलो नहीं करते। और आपने देखा था कि जिस तरह से एमजे अकबर ने भी डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल करी थी, उनका भी केस खारिज हो गया था। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक गंभीर आरोप हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है, उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होकर के सरकार की जो विश्वसनीयता है, उनकी अपनी जो आज क्रेडिबिलिटी है, मैं सर आपको रोकूंगा, मुझे थोड़ा शो वाइंड अप करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात।
मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।